हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस वीडियो में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की पार्ट फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इलस्ट्रेशन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। ये जो इलस्ट्रेशन है वो हमारे पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है, सॉरी पेज नंबर 34 पे ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जिसे हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं और इससे रिलेटेड अदर थ्योरी अगर आपने नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को समझने से पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें या उन टॉपिक्स को अच्छे से ज़रूर समझ लें ताकि आपका ये क्वेश्चन या ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारा इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 12 में हमसे कहा गया है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015 फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। हमें नीचे लिखी इन्फॉर्मेशन से 31 मार्च 2015 को एंड होने वाले ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट और अदर वर्किंग नोट बनाने होते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक इजीली सॉल्व हो जाए। और उसके बाद वर्किंग नोट बनने के बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बना देते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन के टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा टू बैलेंस बीडी। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस है, इस वजह से ये हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक शो करता है। तो ओपनिंग बैलेंस होने की वजह से हम इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन हमें अलग अलग दे रखा है। इंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इंट्रेंस फीस को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देना है। लॉकर रेंट 58,000 है। रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएगी। सैलरी एंड वेजेस 2 साल की हमें दे रखी है। सैलरी एक्सपेंसेस 37,000 दे रखा है। फ्री होल्ड लैंड 60,000 दे रखा है। स्टेशनरी 16,000 दे रखा है। रेट्स दे रखी है। रिफ्रेशमेंट दे रखे हैं। रिफ्रेशमेंट के बारे में हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस दे रखा है और रिफ्रेशमेंट से रिवेन्यू भी दे रखा है। तो आप चाहे तो इस रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करके भी दिखा सकते हैं और चाहे तो दोनों को सेपरेटली भी दिखा सकते हैं। टेलीफोन चार्ज दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ऑडिट फीस दे रखा है और बैलेंस शीट हमें दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसको भी हमें ध्यान में रखना है। अदर इन्फॉर्मेशन में हमें बोला गया है कि देयर आर 1800 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। 1800 मेंबर है, एक मेंबर 200 सब्सक्रिप्शन देता है। तो इससे हमें पता चल गया कि टोटल सब्सक्रिप्शन 3,60,000 आना चाहिए। 8,000 वर एरियर और इसमें 8,000 एरियर भी है। तो इस इंफॉर्मेशन की वजह से मुझे सब्सक्रिप्शन का एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले सब्सक्रिप्शन को टिक कर लेता हूँ कि मुझे इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें दे रखा है वो है ऑन मार्च 31, 2015 द रेट वर प्रीपेड टू जून 2015, चार्ज पेड एवरी ईयर बीइंग ₹24,000। इसमें हमें बोला है कि मार्च 31, 2015 तक जो रेट्स पे हुई है उसमें पेमेंट जून तक का कर दिया गया है। अब ये पेड पेमेंट एवरी ईयर 24,000 होता है, यानी जो भी ये पेमेंट हुआ है ये जून तक एक्स्ट्रा हो गया है, मार्च से जून। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून 3 मंथ का एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है। तो इस 3 मंथ के एक्स्ट्रा पेमेंट का हमें एडजस्टमेंट रेट्स के साथ करना है। तो इस टॉपिक को याद रखने के लिए हम रेट्स एंड टैक्सेस जो भी हमारा टॉपिक दे रखा है उसे टिक कर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि इसका हमें एडजस्टमेंट करना है। ये रेट्स का टॉपिक हमने टिक कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें बताया हुआ है देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल ऑफ ₹1400 ऑन मार्च 31, 2015। टेलीफोन बिल का आउटस्टैंडिंग था 1400। तो टेलीफोन बिल को भी हम टिक कर लेंगे, टेलीफोन बिल भी हमारे टिक हो जाएगा। टेलीफोन बिल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस एज ऑन मार्च 31, 2014 टोटल ₹2800। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस भी हमें दे रखे हैं, तो इस वजह से हमें सैलरी एक्सपेंसेस को भी टिक कर लेना है। सैलरी एक्सपेंसेस हमारे 37,000 दे रखे हैं, इसको भी हम टिक कर लेंगे कि इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें करना है। इसके बाद अगले हमें दे रखा है टॉपिक कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन मार्च 31, 2014।
मार्च 31 2014 का हमारा स्टॉक जो दे रखा है स्टेशनरी का वो 2000 है और 31 मार्च 2015 को स्टॉक 3600 है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी इस वजह से हमें टिक कर देना है। तो स्टूडेंट्स स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी हम टिक कर लेंगे, या स्टेशनरी जो टॉपिक हमें दे रखा है उसको भी हम टिक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है मार्च 31 2014 को बिल्डिंग जो है 4 लाख रुपीज़ बताई हुई है और इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 2.5%। तो बिल्डिंग हमें अलग से दे रखी है। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कोई बिल्डिंग से रिलेटेड टॉपिक दे रखा है क्या। तो क्वेश्चन में कहीं भी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में बिल्डिंग रिलेटेड टॉपिक नहीं है। तो इस वजह से पॉइंट नंबर 6 को हम यही टिक कर देंगे कि इसको हमें आगे और एडजस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट ऑन मार्च 31 2014 स्टूड 8 लाख। इन्वेस्टमेंट मार्च 31 14 यानी ईयर की ओपनिंग में 2014 की बात हो रही है, तो ये दोनों आइटम ओपनिंग के हैं। उस समय इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपीज़ थे। कोई बात नहीं, हम इसको भी ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर लेंगे। मार्च 31 2015 को इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹1500 और मार्च 31 2015 को इनकम जो एक्रूड थी इन्वेस्टमेंट पे वो थी ₹1500। अब इनकम एक्रूड है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को हम टिक कर लेंगे। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का टॉपिक हमने यहाँ टिक कर लिया है। अब क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया है, हर एक टॉपिक को हमने देख लिया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम एक चीज़ डायरेक्टली कर लेते हैं कि इसका जो ये एक टॉपिक सब्सक्रिप्शन है, छोटा सा टॉपिक है, तो इसका वर्किंग नोट नहीं बना के हम इसे क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व कर लेंगे। तो वर्किंग नोट नहीं बनाने के बाद हमें 3 चीज़ें तो कंफर्म बनानी है। पहली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरी हमारी बैलेंस शीट और तीसरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए होता है वो होता है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना के हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बना के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। हमें क्वेश्चन में क्लियरली बताया है कि ये ईयर 2015 को एंड होता है, यानी ये ईयर 2014-15 चल रहा है। 14-15 चल रहा है तो इसकी जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी वो 31 मार्च 2014 या 1 अप्रैल 2014 वाली मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बना ली है। ओपनिंग बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक तरफ लायबिलिटी होती है, दूसरी तरफ एसेट्स का कॉलम होता है और दोनों में अमाउंट की एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड की जाती है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम आएंगे। तो जैसे ही हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ते हैं, इसमें पहला टॉपिक हमारा दे रखा है टू बैलेंस बीडी 41,000। इस बैलेंस बीडी को हम केस बैलेंस या बैंक बैलेंस के नाम से बुला सकते हैं या केस इन हैंड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम ओपनिंग का केस इन हैंड 41,000 लिख लेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा आ जाएगा केस इन हैंड। ओपनिंग का आप केस इन हैंड है तो इसको टू बैलेंस बीडी कहा जाता है, जिसकी अमाउंट है 41,000। ये हमने राइट डाउन कर ली है। अब केस इन हैंड के बाद आगे अगर हम चेक करें तो हमें पता चलता है 13-14 का सब्सक्रिप्शन 7,200 आया है, यानी कुछ 13-14 यानी पिछले ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू था। तो पिछले ईयर का सब्सक्रिप्शन या तो हमें अदर इन्फॉर्मेशन में मिलेगा, और अगर अदर इन्फॉर्मेशन में इससे रिलेटेड कुछ नहीं बका गया तो हम इसी को पिछले ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मान लेंगे। तो स्टूडेंट्स पिछले ईयर के बारे में हमें कहा गया है कि ₹8,000 वर एरियर फॉर ₹13-14 एज 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को ईयर की ओपनिंग में हमारा जो ड्यू था वो 8,000 रुपीज़ क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट पे हमें दे दिया है अदर इन्फॉर्मेशन के। तो इस तरह से हमें पता चल गया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग चल रहा है, सब्सक्रिप्शन एक्रूड चल रहा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू हमारी एक तरह से राइट है, हम उसे लेने के हमें राइट है कि हम उसे ले सकते हैं। तो राइट होने की वजह से वो हमारा एसेट्स होता है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू को हम एसेट साइड में दिखाएंगे। तो एसेट साइड में आ जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन ड्यू। आप इसे सब्सक्रिप्शन एक्रूड, सब्सक्रिप्शन एरियर किसी भी नाम से बुला सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू जो हमारा दे रखा है वो 8,000 पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो रिसिप्ट साइड में हमें और कोई आइटम नहीं मिलता है। पेमेंट साइड में हमें एक आइटम जरूर दे रखा है 4,800 सैलरी एंड वेजेस 13-14 के हमें मिले हैं। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि सैलरी और वेजेस रिलेटेड कुछ और टॉपिक हमें दे रखा है क्या। तो चेक करने पे हमें पता चलता है सैलरी और वेजेस का यहाँ कुछ हमें नहीं दे रखा है। तो इस वजह से हम ये जो 13-14 की 4,800 हमें एक्रूड दे रखा है, जो इस ईयर में हमने पेमेंट किया है, उसे हम
इनकम बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो सैलरी और वेजेस के हमने पेमेंट नहीं किए थे 13-14 जो इस ईयर की है, पिछले साल का पेमेंट इस ईयर किया है, यानी पिछले साल हमारा पेमेंट आउटस्टैंडिंग था। अब पेमेंट आउटस्टैंडिंग था तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है कि हम उसे पेमेंट करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे पेमेंट करें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी होने की वजह से सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग को हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो लाइबिलिटी साइड में हम लिख लेंगे सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब हमें इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ गिवन नहीं है कि शुरुआत में कितना ड्यू था, तो हम 4800 को कंप्लीट ड्यू मानते हुए राइट डाउन कर लेंगे कि जो 4800 हमने इस बार पेमेंट किया है वो पिछली बार का ड्यू था। इसके बाद हमें और कोई इन्फॉर्मेशन ओपनिंग की नहीं मिलती है। फिर हम बात करते हैं हमारी अदर इन्फॉर्मेशन की। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में जो हमें एरियल दे रखा था हमने उसे राइट डाउन कर लिया है। पॉइंट नंबर 2 में हमें कहा गया था कि जून 31 2015 को मार्च 31 2015 को हमने जून तक का पेमेंट कर लिया था, जो एवरी ईयर 2400 पे होता है। तो 2400 हमने इस ईयर जून तक का पेमेंट कर दिया था, 3 महीने का एडवांस दिया था। हर ईयर पेमेंट होता है, हर ईयर 3 महीने का एडवांस दिया जाता होगा। तो इस वजह से हम ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 3 महीने का एडवांस यहाँ शो करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारा एडवांस किस चीज़ का था। तो रेट्स यानी एक एक्सपेंसेज हमने एडवांस पे किया था। एक्सपेंसेज हमने एडवांस पे किया है तो हमारा राइट है, हम उसे वापस रिकवर कर सकते हैं, हम उसे वापस ले सकते हैं। अब हमारा राइट होने की वजह से वो हमारे एसेट साइड में आएगा। तो एसेट साइड में हम लिखेंगे एडवांस या प्रीपेड रेट या प्रीपेड एक्सपेंसेज ऑफ रेट। तो हम यहाँ रेट प्रीपेड या एडवांस पेमेंट ऑफ रेट के नाम से लिख देंगे रेट प्रीपेड। इसकी अमाउंट कैसे निकाली जाएगी, तो आपको याद रखना है हमने 24,000 पे किया था एवरी ईयर के अकॉर्डिंग, जिसमें से 3 महीने का एडवांस है तो 3 तो ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम इसकी अमाउंट निकालेंगे। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 करने पर हमारा 2,000 पर मंथ आता है। इस तरह से 3 मंथ का 6,000 अमाउंट हो जाएगी और ये 6,000 हम एडवांस में लिख देंगे ओपनिंग के। इसी तरह से क्लोजिंग में भी हम एवरी ईयर इसको एडवांस में प्रीपेड रेंट के रूप में या प्रीपेड रेट के रूप में हमें इसे दिखाना पड़ेगा। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा देखते हैं पॉइंट नंबर 3, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 15 का है, 14 का नहीं दे रखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस 14 के दे रखे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे तो हमारी लाइबिलिटी हमें उसे पे करना पड़ेगा। तो 4800 जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए इसे लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, जिसका नाम आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस वो हमें दे रखा है पॉइंट नंबर 4 में। कितने दे रखे हैं 2800, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस में 2800। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे दे रखा है पॉइंट नंबर 5, जिसमें हमें बोला है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2014 का 2000 था। अब आपको पता है स्टॉक हमारा एसेट्स होता है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमें एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। तो इस वजह से आ जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जिसे हम एसेट साइड में दिखाएंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में हम लिखेंगे 2014 का 2000 रुपीज़ और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की हमारी एंट्री हो जाएगी, 2014 का 2000 रुपीज़ था, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में हमें 2000 रुपीज़ शो करने पड़ेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2000 होने के बाद अगला पॉइंट हमारा दे रखा है 31 मार्च 2014 को बिल्डिंग 4 लाख रुपीज़ थी और उस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। अब बिल्डिंग हमारी 4 लाख रुपीज़ थी तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग आ जाएगी 4 लाख रुपीज़। बिल्डिंग 4 लाख लिखने के बाद इन्वेस्टमेंट 14 को 8 लाख रुपीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट हम 8 लाख रुपीज़ मेंशन कर लेंगे। इसके बाद मार्च 31 2015 को इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ईयर
अब ये 2015 की बात हो रही है तो इसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। यहाँ हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की सारी आइटम आ जाती हैं। हमने इन्वेस्टमेंट लिख दिया है पॉइंट नंबर 7 के अकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर 6 के अकॉर्डिंग बिल्डिंग हो गई, पॉइंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग स्टॉक हो गया, पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने रेट का एडजस्टमेंट कर लिया, पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया, और पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट किया था, और हमारे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था उसके अकॉर्डिंग हमने कैश इन हैंड लिख दिया था। अब इसके बाद हम कर देंगे इनकी टोटल, और टोटल करके हमारे निकल जाएगा जनरल फंड या कैपिटल फंड। तो ये जनरल फंड और कैपिटल फंड हम लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में हम यहाँ पहले टाइटल लिख देंगे कैपिटल फंड। याद रखिएगा कैपिटल फंड नहीं यूज़ करके आप जनरल फंड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा तो इसे हम यहाँ दिखा देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगा, जिसमें पहले एसेट साइड में 41,000 दे रखा है, 41,000 के बाद 8,000 दे रखा है, 8,000 के बाद 6,000 दे रखा है, 6,000 के बाद 2,000 है, 2,000 के बाद 4 लाख है, और 4 लाख के बाद 8 लाख रुपीज़ हमें बताए हुए हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटल 12,57,000 हुई है। अब 12,57,000 हमारी टोटल हुई है, तो इसमें से हम लाइबिलिटी की अमाउंट लेस कर देंगे। तो माइनस 4,800 और माइनस 2,800 जब हम लेस करते हैं तो हमारा बैलेंस बचता है 12,49,400, जो हम हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड या जनरल फंड के नाम से शो कर लेंगे। तो ये हमारा कैपिटल फंड जो है उसमें हम लिख देंगे 12,49,400। और स्टूडेंट्स यह हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट क्लियर हो जाता है। इसके बाद अभी हम बात करेंगे हमारे क्लोजिंग के कैपिटल एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की और क्लोजिंग की। तो स्टूडेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनने के लिए सबसे पहले आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे ऊपर लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31, 2015 डेट मेंशन करेंगे। एक्सपेंडिचर का कॉलम बनेगा, अमाउंट का कॉलम बनेगा, और क्रेडिट साइड में इनकम एंड अमाउंट का कॉलम बनेगा, और इस तरह से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारी एंट्रीज। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सीधी सी पता है कि जो रिसिप्ट साइड की अमाउंट ऑफ आइटम्स होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम हमारी इनकम साइड में एंट्रीज करते हैं। तो पहली आइटम जो हमें दे रखी है टू बैलेंस बीडी है, जिसे हम इनकम साइड में नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में चली गई है। टू सब्सक्रिप्शन को हम इनकम साइड में दिखा देंगे, इसे यहाँ बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से दिखाया जाएगा। सब्सक्रिप्शन में हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसे हम इसे शॉर्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। वो इन्फॉर्मेशन है हमारी अदर इन्फॉर्मेशन नंबर 1, जिसमें हमें क्लियरली बता दिया गया है कि 1800 मेंबर से 200 रुपीज़ पर एनम आने का एस्टिमेशन लगाया गया है। 1800 मेंबर है जो 200 रुपीज़ पे करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ सीधी अमाउंट निकालेंगे 1800 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 200 रुपीज़, और इस तरह से हमारी सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है वो आ जाएगी 36,000 रुपीज़, सॉरी 3,60,000 रुपीज़। तो ये 3,60,000 हम यहाँ पुट कर देंगे। अब इस तरह से हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया है, सब्सक्रिप्शन। इसके बाद इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना होता है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुकों में इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। तो इस तरह से हम बाय इंट्रेंस फीस को फीस लिख के इसकी एंट्री कर देंगे 16,000 रुपीज़ से। एंट्रेंस फीस के बाद तीसरा आइटम है हमारा लॉकर रेंट, जिसको भी हम एज इट इज़ राइट डाउन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा बाय लॉकर रेंट, जिसके अमाउंट 58,000 लिख लेंगे। इसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, यहाँ हमें दो चीज़ याद रखनी है। रिवेन्यू के साथ साथ रिवेन्यू रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। तो आप चाहे तो इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में सेपरेट दिखाएं, चाहे तो इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस करके भी दिखा सकते हैं। दोनों में आंसर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बाय रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट हम इनकम साइड में दिखा देते हैं।
जिसकी अमाउंट आ जाएगी 48,000 रुपीज़। इसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमें 56,000 दे रखा है। इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 7 हमें बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी पॉइंट नंबर 8 में इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 1500 की अमाउंट इन्वेस्टमेंट इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी हमें दिखानी है। हमारी इनकम आनी अभी ड्यू है तो उसे भी हमें प्लस करके दिखाना पड़ेगा 56,000 में। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। सबसे पहले हमारे लिखा जाएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जिसकी अमाउंट आएगी 56,000 रुपीज़ और जिसमें एक्रूड इनकम के नाम से हमें इनकम को प्लस करना है। एक्रूड जो हमारी है वो है 1500 पॉइंट नंबर 8 के अकॉर्डिंग और इस तरह से इसकी प्लस हो जाएगी 57,500 रुपीज़। और यहाँ हमारी इनकम साइड की सारी आइटम्स हमने देख ली है। अदर इन्फॉर्मेशन में इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक और नहीं दे रखा है। तो इस तरह इसके बाद अभी हम बात करते हैं हमारी पेमेंट साइड की। पेमेंट साइड के आइटम को हमें एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना है। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले हमें सैलरी एंड वेजेस दिखाया गया है जिसमें प्रीवियस ईयर और इस ईयर की अमाउंट दोनों दे रखी है। तो हम सिर्फ इसी ईयर के अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा टू सैलरी एंड वेजेस, जिसकी अमाउंट 83,200 रुपीज़ हम दिखा देंगे। इसके बाद सैलरी एक्सपेंसेस दे रखा है 37,000। तो यहाँ हमारा टू सैलरी एक्सपेंसेस आ जाएगा। सैलरी एक्सपेंसेस में हमने टिक कर रखा है, इसका सीधा सा मतलब है अदर इन्फॉर्मेशन में इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक दे रखा है। तो इस तरह से हम 37,000 को यहाँ अलग से दिखा देंगे। अब इसके बाद हमारा इसके अंदर दे रखा है पॉइंट नंबर 4 में आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस 31 मार्च 14 का 2800 था। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस हमारा 2800 था। तो यहाँ एक टॉपिक और क्लियर हमें कंफ्यूज कर देता है कि सैलरी एक्सपेंसेस जो हमारा 2800 आउटस्टैंडिंग था वो हमने शुरुआत में आउटस्टैंडिंग बताया था। अब शुरुआत में आउटस्टैंडिंग बताया था यानी ये पिछले ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो पिछले ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हमारी जो इस ईयर की अमाउंट है उसमें इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसमें से इसे लेस करना होगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ आ जाएगा लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ ईयर या आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। और इसके जो अमाउंट है हमारी 2800 उसे इसमें से लेस करके दिखाया जाएगा। तो इस तरह से हमारी अमाउंट आ जाएगी 34,200 रुपीज़। अब सैलरी एक्सपेंसेस के बाद हमारा जो तीसरा आइटम है वो फ्री होल्ड लैंड दे रखा है 60,000 जिसकी हमें एंट्री नहीं करनी है क्योंकि ये एसेट्स है। इसके बाद बात करते हैं स्टेशनरी की। तो स्टेशनरी हमारा लिखा जाएगा टू स्टेशनरी। अब इसके साथ भी टिक किया हुआ है तो इसको भी हम डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे, इसको सबसे पहले हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 16,000 लिख लेंगे। स्टेशनरी से रिलेटेड आपको याद हो तो पीछे पॉइंट नंबर 5 में हमें बोला था कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग का तो है 2000 और क्लोजिंग का है 3600। तो आपको ओपनिंग का स्टॉक तो प्लस करना है और क्लोजिंग का स्टॉक इसमें लेस करना होता है, जैसा कि हम मटेरियल कंज्यूम्ड में करते थे। तो इस तरह से हम प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा 2000 दे रखा है उसे प्लस कर लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 3600 दे रखा है जिसे हम लेस कर लेंगे और इसके बाद हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 14,400 रुपीज़। इसके बाद स्टेशनरी के बाद हमारा अगला टॉपिक है रेट्स। तो इसको लिखेंगे टू रेट्स। रेट्स में हमें 2400 दे रखा है और टिक भी किया हुआ है तो इसको हम इनर साइड में दिखाएंगे। रेट्स में हमें क्लियरली बताया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में कि रेट्स जो हमारी थी जून तक प्रीपेड होती हैं एवरी ईयर और एवरी ईयर चार्ज 24,000 ही होता है। जून तक प्रीपेड होती है तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय इसकी अमाउंट भी निकाली थी कि 24,000 पूरे ईयर का है तो 3/12 से मल्टीप्लाई करके 6,000 हमने अमाउंट निकाली थी। यानी पिछले ईयर भी हमने प्रीपेड दिया था और इस ईयर भी हमने प्रीपेड दिया है। तो रेट्स में जो पिछले ईयर का प्रीपेड है वो तो हमारे इस ईयर यूज़ हुआ है तो इसको तो हम प्लस करेंगे। तो प्लस हमारा होगा प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीपेड ऑफ प्रीवियस
ईयर। उसकी अमाउंट 6000 तो हमें प्लस कर लेनी है और प्रीपेड ऑफ करंट ईयर की अमाउंट हम लेस कर लेंगे। इसके 6000 हम लेस कर लेंगे और इस तरह से हमारा फाइनल आंसर 24,000 ही बनेगा। आप चाहे तो नीचे मेंशन कर सकते हैं फॉर 3 मंथ। ये हमारा टॉपिक यहाँ क्लियर हो जाता है। अब रेट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्रेशमेंट दे रखा है, तो इसे हम एज इट इज़ राइट डाउन कर लेंगे। मैंने आपको कहा था आप चाहे तो इसे इनकम में से भी लेस कर सकते हैं, लेकिन हमने उसे इनकम में से लेस नहीं किया था, तो इस हिसाब से हम इसे यहाँ अभी इसके जो एक्सपेंडिचर साइड है उसमें एज इट इज़ दिखा देंगे। तो हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा टू रिप्लेसमेंट एक्सपेंसेस। और रिफ्रेशमेंट में हम लिख लेंगे 37,000 रुपीज़, सॉरी 37,500 रुपीज़। रिफ्रेशमेंट के बाद हमारा अगला टॉपिक है वो है टू टेलीफोन चार्जेस, जिसके ऊपर टिक किया हुआ है, यानी इसका भी एडजस्टमेंट हमें करना है। टेलीफोन में हमें 4000 दे रखा है और नीचे इन्फॉर्मेशन में हमें बोला हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, टेलीफोन वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल ऑफ रुपीज़ 1400 ऑन मार्च 31। आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग हमारा 31 मार्च 15 का है, यानी इस ईयर का है। तो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हमें सीधी सी बात है उसे प्लस करना ही होगा। आउटस्टैंडिंग हमारा 1400 दे रखा है, जिसे हम प्लस करके आंसर दिखा देंगे 5400 रुपीज़। टेलीफोन बिल के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट दे रखा है, हमें इससे कुछ नहीं लेने देना है। ऑडिट फीस के 6000 हम एज इट इज़ दिखा देंगे। याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स हैं, उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। और ऑडिट फीस के 6000 इसमें एज इट इज़ आ जाएंगे, फिर बैलेंस शीट ही हमारा आ जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट का एडजस्टमेंट हमने कर लिया है, पॉइंट नंबर 2 का एडजस्टमेंट हमारा हो गया है, पॉइंट नंबर 3 हो गया है, पॉइंट नंबर 4 हो गया है, पॉइंट नंबर 5 का एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। पॉइंट नंबर 6 बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन अभी तक हमने नहीं लगाया है, तो अभी उसे लगा देंगे। तो पॉइंट नंबर 6 में हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। जिसकी अमाउंट निकाली जाएगी 4 लाख रुपीज़ का 2.5% निकाल के। तो 4 लाख रुपीज़ का 2.5% होता है 10,000 रुपीज़। और इस तरह से हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हमने कर ली है। पॉइंट नंबर 7 का एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होगा, पॉइंट नंबर 8 का एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। तो इस तरह से हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सारी एंट्रीज हमने कर ली है। तो स्टूडेंट्स एंट्री हो जाने के बाद अभी हम इसकी टोटल कर लेंगे और टोटल करके इसका बैलेंस निकाल के बैलेंसिंग फिगर के रूप में सरप्लस और डेफिशिएंसी की कैलकुलेशन हम इस टॉपिक में कर लेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इसके टोटल की। सबसे पहले हम इसके इनकम साइड की टोटल करते हैं, तो 3,60,000 प्लस 16,000 होता है 3,76,000। 3,76,000 प्लस 58,000 इक्वल टू 4,34,000। 4,34,000 प्लस 48,000 इक्वल टू 4,82,000। 4,82,000 प्लस 97,000 इक्वल टू 4,82 प्लस 96,000 इक्वल टू 5,39,500 रुपीज़। और इस तरह से हमारे इस साइड की टोटल आ जाएगी 5,39,500 रुपीज़। अब 5,39,500 में से हमें एक्सपेंडिचर साइड की टोटल लेस करनी है। एक्सपेंडिचर साइड की टोटल हमारे आ रही है 83,200 प्लस 34,200 इक्वल टू 1,31,000 1,11,000। अब 1,10,000 1,17,000 1,17,400 1,17 प्लस 1,400 14,400। यहाँ कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हो रही है स्टूडेंट्स, तो अभी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 83,200 लेंगे। 83,200 प्लस 34,200 प्लस 14,400 प्लस 24,000 प्लस 37,500 प्लस
5400 प्लस 6000 प्लस 10,000, और इस तरह से हमारी एक्सपेंडिचर साइड की टोटल जो है वो आ रही है 2,14,700। अब 5,39,500 हमारी टोटल ज़्यादा है तो उसे एक्सपेंडिचर साइड में से लेस कर देंगे। लेस करने पर 5,39,500 को लेस करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 3,24,800। अब ये हमारा सरप्लस है तो इसे हम सरप्लस के नाम से दिखा देंगे टू सरप्लस। ये हमने लेस करके निकाला तो साथ में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और इसके नीचे हम मेंशन कर लेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। लास्ट में हम ट्रांसफर टू कैपिटल फंड दिखा के इसे दिखा देंगे। अब कैपिटल फंड की जगह आप चाहे तो ट्रांसफर टू जनरल फंड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस एनसीईआरटी की बुकों में जनरल फंड के नाम से दिखाया जाता है। इस तरह से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ क्लियर हो जाता है, जिसमें सबसे पहले हमने इनकम साइड की एंट्री की। इनकम साइड की एंट्री करने के बाद एक्सपेंडिचर साइड की सारे आइटम्स की एंट्री एडजस्टमेंट के साथ करने के बाद इनकम में से एक्सपेंडिचर को लेस करके हमने बैलेंसिंग फिगर के रूप में सरप्लस निकाल लिया है। अभी इतना हो जाने के बाद इसके बाद अभी हम बनाएंगे हमारा बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 की बनेगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी आइटम हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस बीडी हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में गया था, उसी तरह से जो बैलेंस सीडी है वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो बैलेंस सीडी इसमें दे रखा है 53,300 रुपीज़। तो इसको हम केसी नैंड के नाम से क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको एक चीज टॉपिक याद रखना है कि सबसे ऊपर हेडिंग आती है बैलेंस शीट ऑफ क्लब एज ऑन 31 मार्च 2015। लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड और अमाउंट का कॉलम आपको बनाना होता है। पहले एंट्री हमने केसी नैंड के नाम से कर दी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बैलेंस शीट से। इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर यानी हमारे नेक्स्ट ईयर 2015-16 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या। तो एक इन्फॉर्मेशन हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से और पता चलती है कि सब्सक्रिप्शन का 2015-16 का 12,000 बैलेंस हमें दे रखा है। 15-16 का सब्सक्रिप्शन हमें इस ईयर दे रखा है यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन मेंबर चाहे तो हमसे वापस भी ले सकता है, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है। तो इस वजह से हम सब्सक्रिप्शन को लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन के लिए लाइबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन के हम अमाउंट लिख देंगे 12,000 रुपीज़, जिसे हम लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। 12,000 रुपीज़ लिखने के बाद बाकी की सारी आइटम्स इसी ईयर की हैं। यहाँ अदर कोई इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं चल रही है, तो हम बात करते हैं हमारे अदर इन्फॉर्मेशन की। अदर इन्फॉर्मेशन में पहला टॉपिक हमें दे रखा है कि 8,000 प्रीवियस ईयर के ड्यू थे, तो हमें इस ईयर के ड्यू भी निकालने पड़ेंगे। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू के नाम से हम पहले एंट्री कर देंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू में आपको बस ये याद रखना है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू है यानी हमारे मेंबर्स की लाइबिलिटी है, और हमारा ये राइट है कि हम उनसे सब्सक्रिप्शन ले। राइट होने की वजह से वो हमारा एसेट्स होता है, उसे हम एसेट साइड में दिखाते हैं। अब सब्सक्रिप्शन को एसेट साइड में दिखाने के बाद इसके अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के कितने ड्यू हैं, और फिर बात करते हैं करंट ईयर के कितने ड्यू हैं। तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर की अमाउंट जो थी वो थी हमारे 8,000 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन थी। 8,000 रुपीज़ में से इस ईयर हमें ओनली सब्सक्रिप्शन के 7,200 ही रिसीव हुए हैं। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर के हमारे 800 अभी भी ड्यू है। प्लस अगर हम बात करें इस ईयर की, तो इस ईयर हमारा टोटल जो बन रहा था वो बन रहा था 1800 मेंबर्स का 200 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो 1800 मेंबर्स का 200 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमारा पेमेंट बनता है 3,60,000 रुपीज़। अब 3,60,000 में से जब मैं इस ईयर की रिसिप्ट देखता हूँ तो वो 3,37,600 ही है। तो इस 3,37,600 को लेस कर लेंगे क्योंकि वो इस ईयर हमें रिसीव हुए। तो 3,60,000 जो टोटल बन रहा था उसमें से 3,00,000
37,600 जो रिसीव हुई है उसे लेस करने पर पता चलता है कि 22,400 तो हमारा इस ईयर का ड्यू है, प्लस 8,000 में से 7,200 जब लेस होता है तो 800 हमारा प्रीवियस ईयर का ड्यू है। इस तरह से हमारी जो टोटल ड्यू है वो बन जाती है 23,200 रुपीज़। तो इसे हम सब्सक्रिप्शन ड्यू के नाम से दिखा देंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं हम हमारे टॉपिक नंबर 3 नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बोला है कि मार्च 31, 2015 को रेंट रेट्स के प्रीपेड थे जून तक। अब आपको बताया गया था कि जून तक का प्रीपेड हमने हर ईयर पेमेंट किया है, तो हर ईयर हमें एसेट साइड में रेंट रेट्स प्रीपेड के नाम से दिखाना पड़ेगा या प्रीपेड फॉर रेट्स के नाम से दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा प्रीपेड फॉर रेट्स, और यहाँ भी हम 3 मंथ्स की अमाउंट निकाल लेंगे। पूरी ईयर की 24,000 है तो उसको 3/12 से मल्टीप्लाई करके हम 3 ईयर की अमाउंट्स निकाल लेंगे। 3 मंथ की अमाउंट जो हमारे आएगी वो 6,000 हो जाएगी। इसके बाद आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 31 मार्च 15 का है। आउटस्टैंडिंग बिल है, हमने भरा नहीं है तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी है, उसे हमें भरना पड़ेगा। तो इस तरह से टेलीफोन बिल हमारी लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग में हम अमाउंट लिख देंगे 1,400 रुपीज़। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस, जो प्रीवियस ईयर का था 2,800 था, जिसे हमने इस ईयर भर दिया है। तो इस तरह से इसे कहीं नहीं दिखाया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 हमारा स्टॉक शो कर रहा है, तो हमारा जो स्टॉक है वो एसेट साइड में आता है, तो इसकी एंट्री एसेट साइड में आ जाएगी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के नाम से। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो हमारा पॉइंट नंबर 5 में दे रखा है 3,600 रुपीज़, वो हम राइट डाउन कर लेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,600 हमने लिख लिया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में हमें बिल्डिंग बताया हुआ है 4 लाख रुपीज़, जिसपे हमने 2.5% की रेट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाया था 10,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा बिल्डिंग। सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स में बिल्डिंग 4 लाख रुपीज़, और उसमें से हम लेस कर लेंगे हमारा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000 जो हमने अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में निकाला था। जिसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3,90,000 रुपीज़, जो हम एसेट साइड में दिखा देंगे। एसेट्स हमारे 8 लाख रुपीज़ पड़े हैं, तो एसेट्स हम इन्वेस्टमेंट जो हमारे 8 लाख रुपीज़ पड़े हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट साइड में दिखा देंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमारा आ जाएगा 8 लाख रुपीज़। इन्वेस्टमेंट के 8 लाख रुपीज़ हमने दिखा दिए हैं। इनकम एक्रूड है, इनकम हमारी आनी बाकी है, यानी हमारा राइट है, हम उसे अचीव कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकम एक्रूड के नाम से इसे एसेट साइड में दिखा देंगे। इनकम एक्रूड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और इसकी अमाउंट हमारे आएगी 1,500 रुपीज़। यहाँ सारी आइटम्स हमने लिख ली हैं। तो अभी एक बार रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को वापस देख लेते हैं कि हमने कुछ एसेट्स या लाइबिलिटी खरीदी या बेची तो नहीं है। तो रिसिप्ट साइड में हमें ऐसी कोई आइटम नहीं दिख रही है जिससे हमें पता चले हमने कोई एसेट्स बेची है। लाइबिलिटी साइड में हमें फ्री होल्ड लैंड दे रखा है, जो ये शो करता है कि हमने एक एसेट्स खरीदी है। तो इस तरह से फ्री होल्ड लैंड को हम एसेट साइड में दिखा देंगे। फ्री होल्ड लैंड हमारा आ जाएगा 60,000 रुपीज़, जो हम यहाँ दिखा देंगे। फ्री होल्ड लैंड के बाद स्टेशनरी, रेट्स, रिफ्रेशमेंट, टेलीफोन बिल, इन्वेस्टमेंट हमने 2,50,000 और परचेज किया है, तो इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट को भी हम इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखा देंगे। आप चाहे तो इसे इन्वेस्टमेंट में परचेज भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसे अलग से दिखा दे सकते हैं। अब हमारे पास ऊपर जगह नहीं है तो हम तो यहाँ इसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखा देंगे 2,50,000 रुपीज़। अब इसके बाद हमारी सारे आइटम्स हमने राइट डाउन कर ली है। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो हमने कैपिटल फंड निकाला था सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का हमारा जो कैपिटल फंड है वो हमारे आया था 12,49,400 रुपीज़। अब इसमें हम इस ईयर का सरप्लस जो अभी हमने निकाला है, इस ईयर का सरप्लस हमारे आया था 3,24,800 रुपीज़, उसे भी हम प्लस कर लेंगे। प्लस हमारा होगा सरप्लस 3,24,800 रुपीज़, और इस तरह से हमारे दोनों साइड की टोटल मैच हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल फंड की टोटल की। तो 12,49,400 प्लस 3,24,800 इक्वल टू 15
15,74,200 रुपीज़। अब 15,74,200 रुपीज़ आ जाने के बाद पहले हम लाइबिलिटी साइड की टोटल कर लेते हैं और फिर एसेट साइड की टोटल कर लेते हैं। दोनों इक्वल आने से हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी और ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो 15,74,200 आने के बाद प्लस 1,400 और प्लस 12,000 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,87,600 रुपीज़। इसी तरह से हम लाइबिलिटी एसेट साइड की टोटल कर लेंगे। एसेट साइड में हमारा आइटम है 53,300 प्लस 23,200 प्लस 6,000। 2,000 के बाद सबसे पहले हमने 53,300 लिखा प्लस 23,200 लिखा प्लस 6,000 प्लस 3,600 प्लस 3,90,000 प्लस 8 लाख रुपीज़ प्लस 1,500 रुपीज़ प्लस 6,000 रुपीज़ 60,000 रुपीज़ प्लस 2,50,000 रुपीज़। और इस तरह से हमारे दोनों साइड की टोटल 15,87,600 आ जाती हैं। और ये क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी। ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकाला। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद हमने हमारी बैलेंस शीट बना ली। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ID के लिंक पे जाके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।